नाज़रीन, इजराइल की जानिब से गजा में जमीनी ऑपरेशन को मजीद एक्सपेंड कर दिया गया है। इजरायली फौज रफा में दाखिल हो चुकी है। गोया तीन तरफ से जो इजराइल की जमीनी फौज है वो गजा के अंदर दाखिल हो गई है। शुमाली गजा से, सेंटर के इलाके से और उसके बाद अब जनूबी इलाके से भी इजरायली फौज जब दाखिल हो गई है। मजीद ये फौज भी दाखिल हो सकती है, लेकिन इस वक्त एक फुल स्केल जो वॉर है उसका आगाज हो चुका है। फुल स्केल जो इजरायली एग्रेशन है उसका आगाज हो चुका है। जमीनी फौज दाखिल हो चुकी है। अक्रॉस द गजा स्ट्रिप जो है इस वक्त बमबारी हो रही है और इसके साथ साथ जो लेबनान की वॉर है ना उसके हवाले से बहुत ज्यादा मामलात खराब हो रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा एस्केलेशन देखी जा रही है और जितनी तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं अगले 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर लेबनान के ऊपर बहुत ज्यादा शदीद बमबारी और वहां पर एस्केलेशन, यानी लेबनान की जंग और वो सीज फायर जो है वो भी टूट सकता है, क्योंकि नेतन्याहू को जो भी करना है वो शॉर्ट टाइम के अंदर करना है। ट्रंप कितनी देर उसके पीछे खड़ा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नेतन्याहू बस फिलहाल सब चीजें जो है वो एक्सप्लोड कर देना चाहता है। तो अब बात नाज़रीन ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब जंग तो शुरू हो गई है। पहले यह था कि क्या जंग होगी नहीं होगी, किस तरह मामला जाएगा। पैरेलल दो चीजें चल रही थी, एक तरफ मुज़ाकरात थे, एक नया फार्मूला दुनिया एग्री कर रही थी और दूसरी तरफ जंग हमारे साथ साथ चल रही थी। अब रास्ता तो जंग का ले लिया गया है, यानी जो फार्मूला दुनिया पेश कर रही थी जिसके ऊपर कंसेंसस हो रहा था वो तो इजराइल ने नहीं लिया और मिलिटरीली अब सारी चीजें होंगी। मैदान जंग के अंदर सारे फैसले होंगे, टेबल के ऊपर जो है वो फैसले नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि अगर इजराइल ने मिलिटरीली ये सारा कुछ अचीव करने का फैसला किया है तो क्या इजराइल मिलिटरीली अचीव कर लेगा? यानी मुज़ाकरात वाला चैप्टर तो अब क्लोज समझे ना, अब फैसला होना है मैदान जंग के अंदर। तो क्या इजराइल अपने मिलिटरीली अपने गोल्स अचीव कर सकेगा? क्योंकि अगर वो गोल्स अचीव नहीं कर सकता मिलिटरीली भी तो फॉर्मूला तो वहीं के ऊपर खड़ा है ना कि फिर फलस्तीनी रियासत का अनाउंसमेंट होगा। इजराइल जब जंग हार जाएगा, हमास अपनी जगह पर मौजूद होगी, तो उसके बाद फिर वही फार्मूला आएगा, वही फलस्तीनी रियासत का अनाउंस होगा। तो अगर वो मिलिटरीली मुकम्मल कब्जा कर लेता है गजा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है और रीजन की सारी जो एफर्ट्स हैं उनको रिवर्स कर देता है, इस्लामिक रिजीम को खत्म कर देता है ईरान में, तो फिल वक्त के लिए वो फलस्तीनी रियासत को जो है ना रोकने में कामयाब हो जाएगा। तो क्या ऐसा इजराइल कर सकता है? देखिए, इस वक्त ट्रंप की मुकम्मल सपोर्ट जो है नेतन्याहू को हासिल है। व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट भी आई है, उन्होंने कहा कि जो भी नेतन्याहू गजा के अंदर कर रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर कर रहा है, बाकी कर रहा है, लेबनान इधर उधर, मुकम्मल सपोर्ट जो है वो ट्रंप की हासिल है। ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है और ये भी खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका मजीद फौज जो है वो मिडिल ईस्ट भेज रहा है और ईरान के साथ जंग की तरफ भी मामला जा सकता है। मजीद फौजें मिडिल ईस्ट पहुंच रही हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो ट्रंप की सपोर्ट है, अमेरिकी सदर की सपोर्ट है, ये क्या कोई नई चीज है? ये क्या पहली बार इजराइल को हासिल हुई है? यानी ये जो पिछला सदर था बाइडन, क्या ये इजराइल का मुखालिफ था या इससे पहले जो अमेरिकी सदर रहे हैं वो इजराइल के मुखालिफ थे? आप जरा अंदाजा तो करें, सारी जो जेनोसाइड हुई है वो तो बाइडन के टाइम पे हुई है। ये जो ट्रंप के टाइम में तो अभी जंग छिड़ने लगी है। ट्रंप के आने से पहले तो सीजफायर हो गया था। जो सारा जुल्म हुआ है, जो सारी जेनोसाइड हुई है, दुनिया कांप गई है जिसको देखकर, और मॉडर्न हिस्ट्री में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, हजारों बच्चे शहीद हो गए हैं। वो सब किसके दौर के अंदर? बाइडन। और आप ये बयानिया बना रहे हैं कि ट्रंप आ गया है तो वो कोई पता नहीं क्या सपोर्ट दे देगा। और भाई, बाइडन जितनी सपोर्ट इजराइल को कौन दे सकता है? इतनी बड़ी जेनोसाइड उसने अपनी सरपरस्ती के अंदर करवाई है। तो असलिया देने में, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने में, इकोनॉमिक सपोर्ट देने में क्या बाइडन ने कोई कसर छोड़ी है? या इससे पहले अमेरिका की जानिब से कोई कसर छोड़ी जाती है इजराइल के लिए? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई नई चीज नहीं है कि इजराइल को जब वहां से सपोर्ट हासिल हो गई है तो अब कुछ बदल जाएगा। तो मैं आपको बताऊं जो इस वक्त के जमीनी हकायक है, इन दोनों का जो तकब्बुर है वो खाक के अंदर मिलने जा रहा है। टोटल इनको शिकस्त होगी जैसे पहले हुई है और अब की बार शिकस्त उससे भी बड़ी होगी, क्योंकि इजराइल बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। इस जंग के अंदर वो मजीद डैमेज होगा, तो ये शिकस्त उससे भी बड़ी होगी। इन दोनों का तकब्बुर जो है वो खाक के अंदर मिलेगा। ये जमीनी हकायक मैं आपके सामने बतौर सबूत भी रखूंगा। और इस वक्त रेजिस्टेंस भरपूर तरीके से हमलावर हो चुकी है। एक तो यमन से फिर मिसाइल जब इजराइल के ऊपर दाग दिए गए हैं, उधर से गजा ने फिर मिसाइल दाग दिए और आगे पीछे इधर से यमनी मिसाइल आए हैं, इधर से गजा से फिर मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। और हमास ने दिखाया है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कि वो इतनी ब्रूटल वॉर लड़ने के बावजूद आज भी मिसाइल पावर की सलाहियत रखती है और यानी कि वो पूरी तरह से गजा के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और इधर जो वाकयात हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं और ये भी इस बात का एविडेंस है कि नेतन्याहू जो है वो टोटल शिकस्त होगी, जिल्लत हमें शिकस्त होगी और ये बंदा अपने अंजाम को पहुंचेगा और इजराइल भी पहुंचेगा। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा वाकया हो गया है, इजरायली सदर बगावत कर गया नेतन्याहू की पार्टी का, और ये नेतन्याहू के ख्यालात से भी हम आंग है। इस पूरी जेनोसाइड के अंदर ये सदर जो है वो मुकम्मल सपोर्ट करता रहा है।
अब ये इजरायली सदर बगावत कर गया नेतन्याहू के खिलाफ और इसने कहा कि फौजें जो है वो गजा नहीं भेजी जानी चाहिए और इसने कहा है कि ये जंग हम किसी तौर पर नहीं जीत सकते और ये एक नई जंग जो है वो पूरे इजराइल को बतौर स्टेट खत्म कर सकती है, इसके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा। इजरायली सदर बगावत कर गया है, तो वो जो अंदरूनी खाना जंगी थी उसमें ये सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। और उसके बाद फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं वो सामने आ गए हैं, यानी जुडिशरी भी सामने आ गई है, उन्होंने जंग से इनकार कर दिया है और जंगबंदी का मुतालबा किया है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स, आर्मी चीफ, फॉर्मर और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो सामने आ रहे हैं कि फुल फौज जब जंगबंदी होनी चाहिए। एक नई जंग जो है वो पूरे इजराइल को खत्म कर सकती है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक रिजेक्शन, दूसरा उनकी अपनी जुबानी ये इजहार करना, इस बात का इकरार करना कि मिलिटरीली हम कुछ जीतने वाले नहीं हैं। ये इजराइल के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और वहां पर इजरायली मीडिया फिर यह भी बता रहा है कि मैसिव मैन पावर क्राइसिस भी है। इजरायली जो रिजर्व सोल्जर्स हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज्वाइनिंग से डिक्लाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो दुनिया का रिएक्शन आ रहा है वो भी बहुत गैर मामूली है, यानी अब से पहले ऐसा रिएक्शन जो वो नहीं देखा गया। अच्छा, नॉट आइडियल, अभी भी वो रिएक्शन आइडियल नहीं है, लेकिन माजी की निस्बत जितनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है और आगे फिर मजीद आने वाली है, ये रिएक्शन भी इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी अपोजिशन अगर दुनिया में पैदा हो गई है, इजराइल के तमाम इत्तेहादी उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं सिर्फ ट्रंप के अलावा, तो दुनिया की इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ जो है वो ये इजराइल किसी तौर पर कामयाब नहीं हो सकता। फ्रांस, बर्तानिया, यूरोपीय यूनियन के बाकी मालिक, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, सख्त तरीन कंडेमनेशन बर्तानिया की जानिब से कंडेम कर दिया गया है, फ्रांस की जानिब से इजराइल को कंडेम और रिजेक्ट कर दी गई है उनकी इस बमबारी और इस एक नई जंग को। और जो रूस की जानिब से रद्दमल आया है वो तो बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा रद्दमल आया है। रूस ने कहा है कि इजरायली शहरों के ऊपर मिसाइल बरस रहे हैं और इजरायली शहरों के ऊपर मजीद मिसाइल बरसेंगे। यह रूस का स्टेटमेंट आया है कि इजरायली शहरों के ऊपर मजीद मिसाइल बरसेंगे। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है इसके साथ यही होगा। यह रूस का स्टेटमेंट है, इजरायली शहरों के ऊपर मिसाइल बरसेंगे। तो इस वक्त एक तरफ जहां ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस मौजूद है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो लड़ने की सलाहियत रखती है, दूसरी तरफ अंदरूनी प्रेशर जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुका है। इजरायली सदर बगावत कर चुका है। इससे बड़ी और बात क्या होगी? जुडिशरी, मिलिट्री, सोसाइटी, मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बैरूनी दुनिया का जो दबाव इस वक्त आ रहा है गैर मामूली है। चौथी बात यह है कि ट्रंप की वजह से यह सारा कुछ हो रहा है, ट्रंप की ग्रीन लाइट के साथ हो रहा है। तो ट्रंप अपना माइंड बदलने में कितना टाइम लगाते हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप जान ही चुके हैं कि उसने अगर सुबह कुछ बात की है तो दोपहर को बिल्कुल मुख्तलिफ बात करेगा। तो ट्रंप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कितना टाइम लगेगा ट्रंप को अपना माइंड बदलने में? और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर की हालत है वो जरा अंदाजा कर लें। 160 लॉ सूट्स जो है वो ट्रंप के खिलाफ फाइल हो चुके हैं। इसके जो फैसले हैं उसके खिलाफ 160 लॉ सूट फाइल हो चुके हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। और जुडिशरी और ट्रंप का बकायदा वहां पर फटा पड़ चुका है। ट्रंप कह रहा है कि मैं जजेस को जो है वो इंपीच करूंगा और जजेस इसका हर फैसला जो है वो उठाकर टोकरी में डाल रहे हैं। और इलोन मस्क के जो शेयर्स हैं तेजी के साथ गिर रहे हैं, यानी अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी और इलोन मस्क, तेजी के साथ उसके शेयर जो है वो दुनिया के अंदर गिर रहे हैं। इकोनॉमिक जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं टोटल बैकफायर हो रही है और अमेरिका के अंदर शदीद इसके ऊपर बेचैनी पाई जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली गई। रिसेशन उसको कहते हैं कि जब लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, तो वहां पर उनकी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली गई है। वहां पर एक अनसर्टेनिटी है कि आगे पता नहीं क्या होगा। तो शदीद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं। वहां के लोग जो है वो ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी से बिल्कुल मुतफिक नहीं है। साइंसदान वहां से काबिल तरीन लोग जिन्होंने अमेरिका को अमेरिकन एम्पायर बनाने में बहुत किरदार अदा किया। और आप सिर्फ एक चीज लीजिए ना, न्यूक्लियर जिसने अमेरिका को जो है वो वर्ल्ड वॉर जितवाई और जिसके बाद अमेरिका सुपर पावर बना, साइंसदानों ने बना कर दिया। वो साइंसदान जो वहां से हिजरत कर रहे हैं। यूरोप से फड्डा तेज हो रहा है। यूक्रेन की जंग जू की तू है, जू की तू खड़ी है यूक्रेन की जंग और उधर घमसान की लड़ाई हो रही है। ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटों के अंदर जंग बंद करवा दूंगा। अब इतना टाइम गुजर गया है, वो जंग जो की तू है बल्कि आगे बढ़ रही है, उसका कोई सर पैर नहीं है। वो जितने फॉर्मूले ट्रंप ने पेश किए हैं वो रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं। एक के ऊपर रशिया एग्री करता है तो यूक्रेन और यूरोप एग्री नहीं कर रहा, जिसके ऊपर यूक्रेन और यूरोप एग्री करता है तो रशिया एग्री नहीं कर रहा। वो दरमियान की वहीं खड़ी है और शदीद लड़ाई इस वक्त वहां पर जो है वो जारी है। वो मिनरल्स डील वहीं की वहीं है। ठीक है, अजीबो गरीब पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर कोई मतलब उसमें नतीजा है। 24 घंटों में इसने जंग बंद करवानी थी तो वो मामला, यानी ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं भी काबिले अमल नहीं है। और ट्रंप साहब जो है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर शख्सियत जो बनते चले जा रहे हैं। बेसिकली ये बाइडेन ही के रास्ते के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। आप देखिए
जब ये सारा मिडिल ईस्ट में हो रहा था, ये सारी कैंपेन कर रहा था और कहता था कि बाइडेन मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, और माजी में ट्रंप खुद कहता रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो जंगें हैं ये अमेरिकन एम्पायर को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इसने आकर सबसे पहले मिडिल ईस्ट ही की जंग छेड़ी है। तो ये एक ऐसा हुक्मरान साबित हो रहा है जिसकी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही कहीं पर, बल्कि बैकफायर हो रही है। और ये एक ऐसा हुक्मरान साबित हो रहा है जो कि अपने ही किंगडम का खुद बेड़ा गर्क करता है, ये वैसा हुक्मरान साबित हो रहा है। तो ये जो सारा मैंने मंजरनामा आपके सामने रखा है, इसके एविडेंसेस और मजीद डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इजराइल ने जो मिलिट्री का रास्ता चुना है, देखिए टेबल पर तो वो हार चुका है, टेबल पर उसकी बात नहीं मानी जा रही, टेबल पर तो फलस्तीनी रियासत का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, जो उसने आकर साइन करना था नहीं किया, वो गया है मैदान जंग के अंदर। तो मैदान जंग के अंदर वो नहीं जीत रहा है, तो आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब भी ये जंग रुकेगी तो फिर क्या होगा, हम फलस्तीनी रियासत के और ज्यादा करीब खड़े होंगे। तो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। एक तो रफा से हम आगाज करते हैं। रफा में मजीद एक्सपैंड कर दिया गया है और इजरायली फौज दाखिल हुई है, शदीद बमबारी हो रही है। आप जरा अंदाजा कर लें, 3 दिनों के अंदर 200 बच्चे जो है वो गजा के अंदर शहीद हो गए हैं। 600 से ज्यादा शहादतें इस वक्त गजा के अंदर कर दी गई हैं। जुल्म का अल्फाज बिल्कुल छोटा सा लफ्ज है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। 200 बॉडीज आपके सामने बच्चों की पड़ी हो तो क़यामत ज्यादा दूर नहीं है। और अब आप देखिए ये जो सारा जुल्म कर रहे हैं यही इनकी कब्र साबित होगा। और रीजन के ऊपर कितना प्रेशर होगा, इजिप्ट और मिस्र के ऊपर कितना प्रेशर होगा, सऊदी अरेबिया के ऊपर कितना प्रेशर होगा। मतलब ये ममालिक जो है ना अब ज्यादा इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी इतना जुल्म हुआ, अब ये दोबारा से हो रहा है, ये ममालिक इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको बहरहाल अब मजीद एक्शन लेना है। इजरायली आर्मी, आवर फोर्सेस लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशन hours ago in the Sabura area in Rafah and we have expanded our operation in southern Gaza Strip and are continuing our activity in the northern and central Gaza. नॉर्थ, सेंटर और साउथ तीनों के अंदर इजरायली फौज दाखिल हो चुकी है। अल जजीरा, इजराइल किल्स 200 चिल्ड्रन इन गाजा विद इन 3 days। तो ये जनाब इन्होंने वहां पर अग्रेशन किया है। रेजिस्टेंस दुनिया को शर्मिंदा कर रही है और दिखा रही है कि वो इतने बड़े फिरौन और ब्रूटल फोर्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। रेजिस्टेंस की जान से एक बार फिर मिसाल दाग दी गए हैं और दुनिया को अपनी कैपेबिलिटी जो है वो शो की है। सेंट्रल इजराइल और तल अवीव, यहां पर एक बार फिर रेजिस्टेंस ने मिसाल दाग दी है। बराज ऑफ रॉकेट्स वाज लॉन्च फ्रॉम गाजा टुवर्ड ऑक्युपाइड टेरिटरीज, एयर रेड सायरन साउंड इन यरूशलेम एंड सेंट्रल इजराइल। इसी दरमियान जो है एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि हमास कितनी कैपेबल है। यानी अब बात यह है ना कि हमास ने लड़ना है गजा में, तो हमास क्या लड़ने की सलाहियत रखती है, तो उसके ऊपर नई रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली मीडिया, इजराइल एस्टिमेट इंडिकेट दैट हमास पोजेस मोर रॉकेट्स, मजीद रॉकेट्स हमास के पास हैं। हमास इज स्टिल कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट्स टुवर्ड्स ग्रेटर तल अवीव एंड कंसीलिंग देम फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमास के पास अभी भी ये सलाहियत है कि वो रॉकेट जो है तल अवीव पर फायर कर सकती है, और उसके बाद ये भी सलाहियत है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी से, जिसमें मोसाद शामिल है, जिसमें CIA शामिल है, जिसमें बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, इन सब से अपने जो मिसाइल हैं, अपना जो वेपन है उनको कंसील भी कर सकती है, छुपा भी सकती है। द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज सीकिंग टू अंडरस्टैंड हाउ हमास कंटिन्यू टू लॉन्च रॉकेट्स एट तल अवीव टू दिस डे। इजरायली मिलिट्री जो है और उनकी इंटेलिजेंस जो है वो इस बात का अंदाजा लगा रही है कि ये कैसे हो गया, हमास आज तक ये कैसे कैपेबिलिटी रखती है कि इतने महीनों के बाद भी वो तल अवीव के ऊपर रॉकेट्स फायर कर सकती है। ये इस वक्त इजराइल जायजा ले रहा है। और मैं आपको बताऊं CIA पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बरतानिया की आर्मी मुकम्मल इजराइल को जो है सपोर्ट दे रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ इजराइल नहीं लड़ रहा, बरतानिया भी लड़ रहा है और अमेरिका भी लड़ रहा है। अगर आप नोट करें तो ये वही पैटर्न है जो हम पहले जब जंग चल रही थी तो क्या था, हम आपके सामने ऐसी रिपोर्ट्स रख रहे थे, रेजिस्टेंस लड़ रही थी और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि रेजिस्टेंस जो वो कितनी कैपेबल है और इजराइल मिलिटरली अपने कोई गोल्स अचीव नहीं कर सकेगा। एट द एंड 15 महीनों के बाद क्या हुआ, क्या हमास पीछे हटी? नहीं, इजराइल पीछे हटा, हमास तो अपनी जगह पर मौजूद थी। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न है, हमास लड़ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल मिलिटरली कुछ अचीव नहीं कर सकता, दुनिया कोई और पोजीशन ले चुकी है और अब तो अंदरूनी खाना जंगी किसी और लेवल के पर जा चुकी है। तो इजराइल जो है वो इस जंग के खात्मे के ऊपर जिल्लत के साथ निकलेगा, कोई फतह के साथ नहीं निकलेगा। हमास ने OIC, अरब लीग, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि वो इमीडिएटली इंटरवीन करें, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो गारंटीज दी थी, ये फुल सीज फायर हुआ था और हमास ने कैदी छोड़े, उसके बावजूद बमबारी हुई है। तो हमास कह रही है कि सब इंटरवीन करें और आपने ये गारंटीज हमें दी थी। इसके बाद यमन हमलावर हो गया है, यमन ने फिर रॉकेट जो वो इजराइल के ऊपर दाग दिए और ये आगे पीछे गजा से रॉकेट्स आए हैं और यमन से उसके बाद जब रॉकेट्स यानी आगे पीछे। अभी गजा का मामला, रॉकेट्स आए हैं, लोग
भाग रहे हैं इधर उधर। उसके बाद फिर यमन के आ गए, पूरा भुरकस निकाल दिया। उधर एयरपोर्ट बंद हो गया दोबारा, और जो है ना फ्लाइट्स हवा के अंदर, फिजा के अंदर घूम रही हैं, लोग गिरे पड़े हैं और जख्मी पड़े हैं, लाखों शेल्टर्स के अंदर भाग रहे हैं। यानी पता चल रहा है कि जंग छेड़ी है तो उसका हम नतीजा भी भुगतो। यानी कि हिद्दत जो है ना वो पूरी इजराइल के अंदर महसूस की जा रही है। ये नहीं कि गजा के ऊपर बमबारी हो रही तो ये आराम से बैठे रहे। यमन जितना कर सकता है उसने किया है, यहां से मिसाइल दाखिल, और पूरे का पूरा इजराइल एक दफा, और खासकर सेंट्रल इजराइल जो है ना वो हिल कर रह जाता है, और वहां पर जो है वो धमाके भी हुए हैं। और जो एक कहते हैं कि नॉर्मेलसी है, केवल रूटीन में एक लाइफ चल रही है, वो नहीं, यमन ने पूरा उनका जो नॉर्मेलसी है ना उसको बिगाड़ के रख दिया है। जरा देखिए, सिक्योरिटी सिस्टम डिटेक्टेड लॉन्चेस फ्रॉम यमन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कंट्री एंड फ्लाइट्स सस्पेंडेड एट बेन गुरियन एयरपोर्ट इन तल अवीव आफ्टर रॉकेट फायर्ड फ्रॉम यमन। Explosions heard in Hebron settlements after sirens were activated. अबू उबैदा ने शुक्रिया अदा किया है, तारीफ की है यमन की। अबू उबैदा hailed Yemeni armed forces strikes on Israel as Al-Qassam targets Tel Aviv. इधर से गजा से रॉकेट्स तल अवीव के ऊपर फायर हुए और उसके बाद फिर यमन ने दागे हैं। यमन मिसाइल्स इंटरसेक्टेड विद गाजा मिसाइल्स इन द स्काई ऑफ तल अवीव टू कंफर्म दैट गाजा इज नॉट अलोन। कि यमन ने साबित किया कि गजा अकेला नहीं है। And we salute our brothers in Yemen for their support of the people in Gaza despite the price they are paying for the loyalty to Al-Aqsa and Palestine. बावजूद इसके कि यमन कीमत चुका रहा है फलस्तीन के साथ खड़ा होने की, लेकिन उसके बावजूद यमन फलस्तीन के साथ खड़ा है। हम उनकी बहादुरी को जब सल्यूट करते हैं। अबू उबैदा की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी हुई है। इसी के साथ ये ज़हन में रखें, लेबनान की जो जंग है तेजी के साथ एस्केलेट हो रही है और अगले 48-72 घंटों के अंदर हम कोई बहुत बड़ी कार्रवाइयां वहां देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आपके सामने वो एविडेंस रखने जा रहा हूं। इजराइल खाना जंगी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। इजराइल के अंदर यह बात एस्टैब्लिश हो रही है कि ये जो जंग है ना, ये स्टेट ऑफ इजराइल का बड़ा गर्क करेगी। इजराइल बचने वाला नहीं है अगर ये जंग मजीद आगे फैलती है। ये इजराइल के अंदर बात एस्टैब्लिश हो रही है। इस वजह से उनका वो तबका सामने आ रहा है जो हमेशा जंगों की सपोर्ट करता है। उनको क्या लगे फलस्तीन से, लेकिन अब मसला क्या है? मसला यह है कि पूरे का पूरा इजराइल खत्म हो सकता है। ये इजराइल खुद इस बात का जो इकरार कर रहा है। और सबसे बड़ी जो बात हुई है, सबसे बड़ा वाकया जो हुआ है, इजरायली सदर बगावत कर गया नेतन्याहू से। इजरायली सदर ने बगावत कर दिया नेतन्याहू से और उसने कहा है कि फौजें मत भेजो गजा के अंदर और वहां पर ये मारे जाएंगे और कोई जो विक्ट्री है हमें हासिल नहीं होगी और फिल फौर जंगबंदी होनी चाहिए। उधर से जुडिशरी के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, यानी चीफ जस्टिस है, बाकी वो सामने आ गए। नेतन्याहू का ट्रायल भी उधर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फार्मर जो मिलिट्री जो के लोग हैं वो सामने आ गए हैं। सोसाइटी सामने, यूनिवर्सिटीज के अंदर मुजाहरे इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं कि अगर ये जंग मजीद फैलती है, इजराइल अंदरूनी तौर पर कैसे खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और साथ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इजराइल किसी तौर पर इसमें जीतने वाला नहीं है। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा इजराइल की शिकस्त की सूरत में निकलेगा और नतीजा इजराइल की खाना जंगी की सूरत में निकल सकता है। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन के सिवा कुछ भी नहीं है और अग्रेशन को रोकना अरब वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि फलस्तीन के निहत्थे लोग वो आसमान से गिरते हुए ये बम नहीं रोक सकते हैं। जरा देखिए, वी कैन नॉट सेंड आवर चिल्ड्रन टू द फ्रंट लाइंस एंड टेक स्टेप्स दैट कॉज डीप डिवीजन विद इन द सोसाइटी। इजरायली प्रेसिडेंट, हम अपनी फौज नहीं भेज सकते हैं और ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी को मजीद डिवाइड कर रही हैं। वॉइसेस फॉर कॉलिंग यूनिटी, प्रिजर्विंग द स्टेट के स्टेट को महफूज किया जाए एंड कंडक्टिंग अ फुल एंड कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये एक होता है प्रिजर्व करना, एक होता है सेफ, यानी स्टेट की सिक्योरिटी सेफ्टी एक अलग चीज है। प्रिजर्व करने से मुराद यह है कि ओवरऑल इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो कहता है कि इस वक्त दाव के पर लगे, इजरायली प्रेसिडेंट कह रहा है। और कंप्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए 7 अक्टूबर की, जिसको नेतन्याहू पहले दिन से टालने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, और जो वॉइसेस उठ रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मैनी bereaved families and thousands of citizens are pleading and crying out to avoid deepening division and discord। वो कह रहा है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मजीद डिवाइड ना किया जाए इजराइल को, तो हमें इन वॉइसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जंगबंदी करनी चाहिए। इजरायली प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसके अलावा फॉर्मर उनका चीफ जस्टिस इजराइल का ये बयान सुनिएगा, वी आर हेडिंग टूवर्ड अ सिविल वॉर। ये हमारा बयान नहीं है, इजराइल के साबका चीफ जस्टिस का बयान है, जिसका कोई फलस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है। वो कह रहा है कि इजराइल एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। द हॉस्टेज कुड बी रिटर्न्ड ऑल एट वंस बट नेतन्याहू डिडंट वांट टू बिकॉज ही डजंट वांट टू एंड द वॉर। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ट्रंप
और नेतन्याहू, इनका बयान यह है कि इस जंग के जिम्मेदार हमास है और हमास कैदी छोड़ना नहीं चाहती। खुद इजरायली ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि इस जंग का जिम्मेदार नेतन्याहू है और हमास कैदी छोड़ रही है, नेतन्याहू कैदी नहीं ले रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ट्रंप जो है ना अपने आप को टोटल एक्सपोज कर चुका है। सारी दुनिया कोई और मौकफ ले रही है और ट्रंप साहब कह रहे हैं नहीं जी इसका जिम्मेदार तो हमास है और हमास कैदी नहीं छोड़ रही। हालांकि जो स्टीव विटकॉफ ने प्रपोजल दिया था हमास की, उसके ऊपर एग्री कर गई थी। तो आप देखें ना कि उनका बयानिया किस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब टोटल दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। सारी दुनिया एक पोजीशन लेकर खड़ी हुई है और वो कह रहे हैं नहीं जी कसूरवार हमास है। इजराइल के अंदर और सारी दुनिया में कसूरवार नेतन्याहू को कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं नहीं जी हमास, तो उनके बयानी को कोई अर्थ नहीं, ठीक है, वो एक्सपोज हो चुका है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रियलाइज दैट डायर सिचुएशन दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड शेडिंग ईच अदर्स ब्लड। हमारा बयान नहीं, इजराइल के हाई ऑफिशियल का बयान है कि नेतन्याहू ये समझ ले कि हम एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे को मारेंगे, उनके ऑफिशियल का बयान है। फिर इजरायली मीडिया बता रहा है कि डिक्लाइनिंग रिस्पांस रेट अमंग फाइटर्स कॉल्ड अप टू रिजर्व ड्यूटी ड्यू टू फटीग एंड इंक्रीज बर्डन्स। जो ज्वाइनिंग रेशो है डिक्लाइन कर गई है। इजरायली मिलिट्री फेसेस ग्रोइंग रिजर्विस्ट फटीग एमिड रीन्यूड गाजा वार। वो रिजर्व जो बुलाए गए हैं जंग के लिए वो वापस आ नहीं रहे, 100 में से 50 सिर्फ वापस आ रहे हैं। इतना बड़ा शॉर्टेज वहां पर हो गया है। Reserves officers, including battalion commanders, warn of continued decline in reserve duty attendance. Ben Gvir ये कह रहा है कि यार गुलान is leading the way toward a civil war. खुद Ben Gvir कह रहा है कि, लेकिन वो इल्जाम लगा रहा है कि ये ऑपोजिशन जो है वो मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है, लेकिन इस बात को वो कंफर्म कर रहा है। भाई हमें क्या लगे कौन लेकर जा रहा है, असल बात ये कि बेन गवर खुद ये कह रहा है कि खाना जंगी की तरह मामला जा रहा है, ठीक है, ये आप जरा अंदाजा कर लें। तो नेतन्याहू ने फिर सदर को काफी बुरा भला कहा है कि ये तो अपोजिशन के साथ मिल गया है और ये तो ग्रेटर इजराइल की राह में रुकावट आ गया, हमारे रास्ते में रुकावट आ गई, ये वो उसने सारी बातें की हैं, लेकिन खत्म सब चीजें जो है ना, यानी कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई फतह नहीं है। और ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ट्रंप का भी व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया है कि नेतन्याहू जो भी कर रहा है, इजराइल जो भी कर रहा है गजा के अंदर या बाकी स्टेप्स ले रहा है वेस्ट बैंक और इधर उधर, उसकी मुकम्मल सपोर्ट करता है अमेरिका। ये उसके बावजूद सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और अमेरिका किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, 200 बच्चे इस वक्त जो है वो शहीद हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने दुनिया का रिएक्शन रखता हूं, बड़ा गैर मामूली, नॉट आइडियल जितना होना चाहिए, लेकिन बड़ा गैर मामूली है। यानी जो सारे इजराइल के इत्तेहादी थे अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि इजराइल को सपोर्ट कर सकें, मजीद डिफेंड कर सकें। और जो मजीद दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये अगर कोई रही सही कसर है वो भी निकलती चली जाएगी। और पूरी दुनिया भी इस बात को इंडोर्स कर रही है कि इजराइल मिलिटरीली कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, मुज़ाकरात तो नहीं ना कर रहा, मिलिटरीली भी कुछ अचीव नहीं कर सकता, तो फिर इजराइल का अंजाम क्या निकलेगा आप खुद बताइए। अब ये रशिया की सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजरायली सिटीज आर बीइंग सब्जेक्टेड टू रॉकेट फायर एंड दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज वायलेंस बिगेस्ट वायलेंस। इजरायली शहर जो है इस वक्त मिसाइलों रॉकेट्स बरस रहे हैं इजरायली शहरों के ऊपर, और यही होना था, दैट वाज एक्सपेक्टेड, यही होना था और आगे भी यही होगा, क्योंकि जब आप वायलेंस करते हैं तो जवाब भी वायलेंस से आता है। ये रशिया की स्टेटमेंट है, इजरायली शहरों पर ऐसे ही मिसाइल बरसेंगे। वी कंडेम एनी किलिंग ऑफ सिविलियंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। रशिया की जानिब से कंडेमनेशन आई है। सिंस द स्टार्ट ऑफ द ट्रूस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इजराइल हैज एस्केलेटेड इट्स रेटरिक एंड फेल्ड टू कंसीडर द ट्रांजिशन टू फेज 2। अमेरिका ये कह रहा है, व्हाइट हाउस की अभी स्टेटमेंट आई है, कसूरवार हमास है, हमास कैदी नहीं छोड़ रही, हमास सीज़फायर नहीं की तरफ नहीं जा रही और इजराइल सही कर रहा है। रशिया क्या कह रहा है कि नहीं, ये इजराइल है जो पहले दिन से मुकम्मल जंगबंदी का इरादा नहीं रखता था। फेज 2 क्या है, मुकम्मल जंगबंदी, कंप्लीट विड्रॉल, फलस्तीनी रियासत की डिक्लेरेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गाजा, ये फेज 2 है। तो रशिया क्या कह रहा है कि फेज 2 की तरफ अगर कोई नहीं जा रहा था तो वह इजराइल नहीं जा रहा था। देखिए ना, मतलब अब ग्लोबल पावर्स हमास के बयानी को सपोर्ट कर रही हैं। चाइना, वी एक्सप्रेस आर ग्रेव कंसर्न ओवर द रिजम्पशन ऑफ इजरायली रेड्स एंड हॉस्टिलिटीज इन गाजा। चाइना के स्टेटमेंट में कोई इल्जाम नहीं हमास के ऊपर, किसके ऊपर है, असरियत जो है, यानी इजराइल जो कुछ कर रहा है, चाइना भी हमास के पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स कर रहा है। वी अर्ज इजराइल टू अबंडन इट्स ऑब्सेशन विद द यूज ऑफ फोर्स एंड हाल्ट इट्स ऑपरेशन इन गाजा नाउ। फिलहाल वहां पर अपने ऑपरेशन रोके और ये जो ऑब्सेशन के अंदर ये मुब्तला है ना कि यूज ऑफ फोर्स, इससे जरा पीछे हटे। अब यहां पर चाइना ने अल्फाज इस्तेमाल किए, वी अर्ज, ये थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है, यहां पर इस्तेमाल होना चाहिए था वी वॉर्न, तो ये भी फर्क बाकी है। अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वॉर्न का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये फर्क अभी बाकी है। अर्ज से हमने वॉर्न तक जाना है, लेकिन बहुत हद तक हम सफर कर चुके हैं। यानी अगर चाइना हमास के साथ खड़ा ना होता तो हमास क्या कर लेती, फलस्तीन क्या कर लेता, तो वो खड़े हो रहे हैं, वो उस बयानिए को तो कम से कम रिजेक्ट कर रहे हैं ना कि कसूरवार इजराइल है। पुटिंग गाजा अंडर फायर
विल नॉट मेक द हॉस्टेजेस सेफ। ये अब इंपॉर्टेंट, दुनिया का कंसेंसस। अमेरिका कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा है कि हम मिलिट्री के जरिए हॉस्टेजेस लेकर आएंगे, प्रिजनर्स लेकर आएंगे। चाइना कह रहा है कि नहीं ला सकते, हमास कह रही है नहीं ला सकते, चाइना रशिया सब कह रहे हैं नहीं ला सकते, ठीक है ना। यानी दो चीजें हैं, एक तो इजराइल की रिजेक्शन है, दूसरा इस बात के ऊपर दुनिया का कंसेंसस है कि इजराइल मिलिटरीली नहीं जी सकता। अब जरा यूरोप से देखिए, यूके आयरिश प्राइम मिनिस्टर ब्लास्ट काट्स जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है, ओवर गाजा टोटल डिवास्टेशन कॉल। बर्तानिया, वी कंडेम सेटलर वायलेंस एंड सेटलमेंट एक्सपेंशन इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बर्तानिया, द कोलैप्स ऑफ द सीज फायर इन गाजा विल नॉट रिटर्न द प्रिजनर्स और अचीव सिक्योरिटी फॉर इजराइल। एक है रिजेक्ट करना कि सीज फायर करो, दूसरा ये कहना कि इजराइल जीत ही नहीं सकता। तो बर्तानिया ये कह रहा है कि ये जंग छेड़कर इजराइल को सिक्योर होने वाला नहीं है, और यही बात हम कह रहे हैं कि अगर साल ये जंग चलती है, हमास खत्म हो जाती है, तो भी इजराइल सेफ होने वाला नहीं है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर एक नई रेजिस्टेंस खड़ी होगी। इजराइल ने अगर यहां पर रहना है तो वो फलस्तीनी रियासत की सूरत में सिर्फ रह सकता है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये जंग ही चलती रहेगी बस। इजराइल ना सोचे, यानी बर्तानिया खुद कह रहा है कि इजराइल अपनी ये ना सोचे कि इससे उसको कोई सिक्योरिटी हासिल हो जाएगी, ये भूल जाए। फ्रांस, वी सपोर्ट कतर एंड इजिप्ट एफर्ट्स टू इंश्योर एंड रिटर्न टू अ सीज फायर एज द ओनली सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। सीज फायर की तरफ वापस आए इजराइल, यही असल रास्ता है। और फिर फ्रांस ने जो गजा के ऊपर बमबारी हो रही है उसको कंडेम किया, और जो वो प्लान है अरब प्लान जिसमें फलस्तीनी रियासत की डिक्लेरेशन है, उसकी तरफ वो कह रहा है कि वापस आए, और कंडेम भी साथ किया। फिर आखिर में देखिए कि यूरोपीय यूनियन की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होनी थी जिसमें उन्होंने कंडेम का लफ्ज निकाल कर डिनाउंस का लफ्ज, यानी डिनाउंस का लफ्ज थोड़ा सा कम हार्श है, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये बताने का मकसद देखिए, नॉट आइडियल रिएक्शन, यानी वो यूरोपीय यूनियन के कलेक्टिव इलामिया में कंडेम निकाल के डिनाउंस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो वो इजरायली लॉबी है जिसने कंडेम का निकलवा कर ये डिनाउंस किया, लेकिन हम डिनाउंस तक तो पहुंच गए हैं। अब हमने डिनाउंस से और अर्ज से वार्निंग और कंडेमनेशन तक का सफर करना है, और जो ये जंग आगे बढ़ेगी, मतलब अब भी वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब भी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वार्निंग के अंदर कम सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 10, 15, 20 महीने के अंदर वो वहां तक भी पहुंच जाएंगे। यानी जो जंग बढ़ती चली जाएगी, शिद्दत बढ़ती चली जाएगी, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। और ट्रंप कितनी देर खड़ा है ये तो उसका अपना कुछ पता नहीं है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें कर जाता है, तो उसका मतलब क्या है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, आपके सामने हमने रखी। आप राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।